हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हालचाल? बढ़िया, ठीक ठाक हो? तो स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शन। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसमें SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जो होता है वो आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब SN2 क्या होता है? SN2 का डायरेक्ट मैकेनिज्म से स्टार्ट करो भाई। आपने ये भी पढ़ लिया कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, आपने ये भी पढ़ लिया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का टाइप ही है सिर्फ, और डिफरेंस क्या है? सिर्फ मैकेनिज्म का। ये तो मैकेनिज्म से ही स्टार्ट करते हैं। मान लो इसमें अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री लेते हैं आप, ये CH3Cl। ओके, रिएक्शन करवाई किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, मान लो KOH, और यहां पे सॉल्वेंट कैसा लिया आपने? एसीटोन ले लिया, मान लो CH3C डबल बॉन्ड O CH3। कैसा सॉल्वेंट है ये? पोलर एप्रोटिक, ध्यान रखना, एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक का क्या मतलब है कि भाई पोलर का तो मतलब वही है जिसमें पोल्स क्रिएट होते हैं। एप्रोटिक का मतलब, प्रोटिक का मतलब जो प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन का मतलब H+, एप्रोटिक का मतलब जिसमें H+ नहीं होते। ठीक है, उसको एप्रोटिक बोलते हैं। इसका क्या रोल है, ये लेने का क्या कारण है, ये सब कुछ समझाएंगे हम मैकेनिज्म में ही। और प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास? CH3OH और Cl-। ठीक है, ये यहां से टूटेगा, ये OH- और ये K+, फिर ये K+ इसके साथ मिलकर KCl बना देगा। ठीक है, चलो समझते हैं इस रिएक्शन को मैकेनिज्म पर डिटेल में। CH3 को क्या मैं इस तरह लिख लूं? 3D वेज बेस प्रोजेक्शन। ये आपका H, ये मैंने वेज से हाइड्रोजन लगा दिया, और ये मैंने एक डैश से लगा दिया हाइड्रोजन। ठीक है, और ये आपका Cl, और ये है आपका OH- आयन, ये वाला OH-। ओके, इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो आपका ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये इस वही काम करता है, अपने इस बॉन्ड को थोड़ा सा वीक करता है। ओके, वीक होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, और उसके बाद क्या हो रहा था SN1 में? यहाँ पे आपके पास कार्बो कैटायन बन रहा था। ठीक है, बट इस रिएक्शन में एक प्रॉब्लम क्या चल रही है कि जब ये मान लो अगर Cl अलग भी हो जाए तो इसके पास इसको कैद करने के लिए H नहीं है। ठीक है भाई, उसको Cl जो माइनस निकल रहा था उसको पकड़ ले रहे थे क्या, H+, उसको एक केज में ले रहे थे ताकि OH आराम से अटैक कर सके। और दूसरा कारण क्या है कि ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ न्यूक्लियोफाइल है, और ये इसके पूरी तरह रिमूव होने का वेट नहीं करता कि ये हटे, कार्बोकैटायन बने, उसके बाद मैं अटैक करूं। नहीं, इसमें क्या होता है, जैसे देखो ये क्लोरीन वाला बॉन्ड क्या होने लगता है, धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। ठीक है, और ये यहां से बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देता है बैक साइड से। ठीक है, इसके लिए आप लिख सकते हो अटैक फ्रॉम रियर साइड। ठीक है, देखो यहां से तो ये क्लोरीन इसको आने नहीं देगा, ये क्या करता है, ये पीछे से अटैक करता है।
आपका ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप क्या, डेट यही है, इसलिए कोई स्टेप नहीं है, ये पूरा एक ही स्टेप है। और होता क्या है, धीरे धीरे ये बॉन्ड टूट जाता है और ये बॉन्ड बना लेता है H और OH, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया और आपके पास ये क्या निकला है, Cl माइनस। ठीक है, जो ये बीच में एक स्टेट बनती है, इसको ये जो मॉलिक्यूल कंपाउंड बनता है आपका, इसको आप बोलते हो ट्रांजिशन स्टेट। यहां लिख देता हूं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये कोई अलग से स्टेप नहीं है, ये पूरी रिएक्शन 10⁻⁻⁶ सेकंड में हो जाता है पूरा काम। जो ये मैं बोल रहा हूँ ना, धीरे धीरे ये बॉन्ड टूटता है और ये धीरे धीरे बॉन्ड बनता है, इसका मतलब इतना धीरे नहीं है, ये 10⁻⁻⁶ सेकंड में आपका पूरा काम हो जाता है, यहां से ये प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, एक जस्ट कुछ सेकंड के लिए आपकी इस तरह की एक स्टेट बन रही है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन क्या है, वन स्टेप रिएक्शन है, इसमें कोई डबल स्टेप नहीं हो रहे। और ये प्रोडक्ट कैसा है आपका, इन्वर्जन है भाई। इन्वर्जन का मतलब और रिटेंशन का क्या मतलब होता है, जहां से सब्स्टिट्यूएंट हुआ अगर दूसरा वहीं पे आगे जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल तो वो रिटेंशन, जहां से सब्स्टिट्यूशन हुआ उसके दूसरी साइड से अगर आगे जुड़ा तो वो क्या है, इन्वर्जन। तो यहाँ पे सिर्फ इन्वर्जन होता है, कोई रिटेंशन वगैरह नहीं होता। क्यों, क्योंकि इस साइड से आ ही नहीं सकता, न्यूक्लियोफाइल आपका सिर्फ पीछे से अटैक करेगा और क्या बना देगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट। ठीक है, कर लो नोट। एक चीज और नोट करो, जो आपकी ये एक बार फिर से समझा देता हूं पूरा मैकेनिज्म। ये सॉल्वेंट आपके इस बॉन्ड को वीक करना स्टार्ट करता है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है आपका, अटैक करता है डायरेक्ट, इसके हटने का वेट नहीं करता, ये अपना बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देता है, यहाँ से बॉन्ड कमजोर होने लगता है और ये टूटने लगता है, ये बढ़ने लगता है और फाइनल में ये बन जाता है और ये बॉन्ड टूट के आपके पास प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन है कि सर इसके तो पूरे ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बने हुए थे, इस OH ने बॉन्ड कहां से बनाया, है ना भाई, कौन से ऑर्बिटल में इसने अपना बॉन्ड बनाया, है ना। कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल थे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 4 ऑर्बिटल थे, उसमें इसने अपने पूरे बॉन्ड बना रखे थे। तो यहाँ इसने कहां से बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर दिया ये, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन इसने स्टार्ट कर दी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है कि ऑर्बिटल क्या होते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स के पाने की प्रोबेबिलिटी मिलती है, कोई रस्सी से खींचे वगैरह तो है नहीं, एक स्पेस है, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना है उसको तो ऑर्बिटल बोलते हैं। इसके वो ऑर्बिटल फुल थे, तो बीच में ऐसा स्पेस होगा जहां पे कोई ऑर्बिटल नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, वहां से इसने अपना अटैक स्टार्ट किया। अब क्या गया, जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया तो कार्बन ने क्या किया, उस स्पेस पर अपना ऑर्बिटल बना लिया जिसमें इसने बॉन्ड बनाया, क्योंकि भाई इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अपने इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया ना, तो कार्बन को मजबूरन वो ऑर्बिटल अपनाना पड़ा। ठीक है, तो ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अपना बॉन्ड बनाता है। तो ये था इसका मैकेनिज्म। ओके, इसको रब करूं, एक बात और समझो, अब फंडा आता है ये, मैंने SN1 को क्या बोला था, SN1 को यूनिमोलिकुलर, इसकी जगह यूनिमोलिकुलर लिखा था। ठीक है, वो चेंज करना पड़ेगा। अब हमारा हिंदुस्तानी दिमाग क्या सोचता है कि बोला यार ये रिएक्शन तो एक ही स्टेप में खत्म हो जा रही है, इसलिए इसको SN1 बोलना चाहिए, और SN1 में जो हमने पढ़ा उसमें 2 स्टेप बन रहे थे, तो बोला यार उसको SN2 बोलना चाहिए, है ना। हम कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में, और जब हम हमारे दिमाग में याद करने के टाइम आता है तो भी ऐसा ही लगता है हमें, यार उसमें 2 स्टेप हो रहे थे तो वो शायद SN2 होगी, जिसमें कार्बन कैटायन बन रहा था, और ये सिंगल स्टेप में हो रही है इसलिए इसको SN1 बोला होगा और ये SN1 होगी आपकी। ऐसा नहीं होता, रीजन सुन, उसको यूनिक मोलिकुलर बोला गया है और इसको बाई मोलिकुलर। तो ये इससे इसके डिफरेंस के बेस पे इसको SN1 और SN2 नाम दिया गया है।
अपने वाला लॉजिक नहीं चलेगा यहाँ पे जो हम लगाते हैं। यूनिमोलिकुलर का मतलब देखो कि बाइमोलिकुलर, इसमें दोनों मॉलिक्यूल एक साथ रिएक्शन कर रहे हैं। उसमें क्या था, अलग अलग हो रहा था। पहले जो आपका मान लो CH3 है, ये अकेला था, इसके साथ हो रहा था जो घटना हो रही थी। ये क्या कर रहा था, पहले कार्बोकैटायन बना रहा था, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है न्यूक्लियोफाइल, एक तरह से दूसरा ग्रुप या एटम जो भी है, वो उसके बाद अटैक कर रहा था, है ना। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था RDS, वो पूरा इसके ऊपर चल रहा था, है ना। इसलिए इस रिएक्शन को SN1 बोला था उन्होंने, यूनिमोलिकुलर, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पे था उसका RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप तो यही है, पूरा स्टेप है, इसमें तो कोई अलग अलग स्टेप ही नहीं बन रहे, तो ये पूरा इसका RDS है, ठीक है। तो इसमें देखो दोनों मॉलिक्यूल का एक साथ पार्टिसिपेशन है, इसका भी और इसका भी, इसलिए इसको बोलते हैं बाइमोलिकुलर और उसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर। इसलिए यूनि के लिए 1 दिया गया है, बाई के लिए 2, SN1 SN2 याद करने का आसान तरीका। ओके, तो करूं इसको रब में, चलो यहीं पे इसको देख लो, इसको रब करता हूं यार, भूल तो नहीं जाओगे कि SN2 पढ़ रहे हैं पढ़ते पढ़ते भूल मत जाना। देखो RDS की बात करें, RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो भाई इसमें स्टेप ही पूरा एक ही है, तो यही इसका RDS है। किस पे डिपेंड करता है RDS का मतलब है कि कौन क्या करें इस स्टेप में कि ये रिएक्शन तेज हो जाए या धीरे, तो इसकी रेट के लिए पूरा स्टेप जिम्मेदार है। तो फर्स्ट जो चीज है वो नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसमें नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड इसमें भी मायने रखता है। उसमें इसलिए मायने रखता था, एल्काइल हैलाइड से हमें क्या देखना होता था कि कार्बोकैटायन कैसा बनेगा, ठीक है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। यहां पे एल्काइल हैलाइड देखने का क्या मतलब है, यहां पे एल्काइल हैलाइड का मतलब है स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। देखो बात सुनो मेरी, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ पे बल्कि ग्रुप लगे होंगे आपके पास, मान लो मैं यहाँ पे आपके लिए, यहाँ पे मैंने 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लेता हूं, CH3, ये वही वैलिडाइज वाली कहानी लगा लो अपनी, और CH3 और Cl, मैंने ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लिया, ठीक है। ये बोर्ड में स्पेस थोड़ा कम है तो गौर करना। अब जो ये एल्कोहल आपका यहां से अटैक करेगा OH न्यूक्लियोफाइल, या यहाँ पे कुछ स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं बन रहा। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या बताया था मैंने कि स्पेशियल क्राउडिंग के कारण जो ये बल्कि ग्रुप्स होते हैं इनमें रिपल्सन स्टार्ट होता है, ओके, और उसी को आप बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है कम है, भाई यहाँ पे ज्यादा है स्टेरिक हिंड्रेंस यार, ये CH3 कुछ ऐसे होगा नहीं, ये भी ऐसे होगा H, ठीक है, और ये भी अपना अलग से H और H, इसके पास भी HH, ठीक है। तो ये कुछ बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं इसके साथ, ये बल्कि ग्रुप आपस में रिपल्सन कर देंगे, OH को कहां से आने देंगे, तो आ नहीं पाएगा OH इसमें, ठीक है, समझो बात को। तो एल्काइल हैलाइड का नेचर देखने का क्या मीनिंग है, मीनिंग यही है कि स्टेरिक हिंड्रेंस, भाई वहां पे क्या था, अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड लोगे तो कार्बोकैटायन 3 डिग्री बनेगा आपका, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड लोगे तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। यहाँ पे क्या है, अगर आपके एल्काइल हैलाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा तो OH अटैक नहीं कर पाएगा, SN2 रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या बन जाएगा, रिएक्शन का ऑर्डर, सॉरी स्टेबिलिटी ऑर्डर नहीं, रिएक्शन का ऑर्डर क्या बन जाएगा, सबसे अच्छा किसमें होगा, इसमें मिथाइल ग्रुप में। क्यों, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल कम है, आराम से अटैक कर पाएगा OH आपका। उसके बाद 1 डिग्री CH3 CH2, ओके, उसके बाद 2 डिग्री CH3 2 CH, एल्काइल हैलाइड बता रहा हूं मैं, इसके साथ X लगा लेना अपना,
और इसके बाद सबसे लिस्ट CH3 3 और C, इसमें तो होगा ही नहीं। ये 3 डिग्री का हैलाइड में ऐसा तो होता ही नहीं, कंडीशन स्पेसिफिक कर लो आप। चलो छोड़ो, एक सीरीज के हिसाब से बता दिया मैंने आपको कि सबसे अच्छा अगर आपको SN2 की रेट बढ़ानी है तो 3 डिग्री 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लो, ठीक है। ओके, कर दो रब। पांच वैलेंस भी दिखा उनकी। ओके, चलो देखो, फर्स्ट पॉइंट तो क्या है, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो यहां से आप ये भी लगा सकते हो कि SN1 की SN2 रिएक्शन की रेट आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेरिक हिंड्रेंस के, ठीक है भाई। जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा रेट उतनी ही तेज होगी, जितना स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा रेट उतनी ही स्लो होगी। दूसरा, यहीं पे समझ लो, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नहीं तो इसको ऐसे लिख लो आप, नेचर छोड़ो, न्यूक्लियो फिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, समझे। कर दो इसको रब, ये बार बार नहीं लिखूंगा, याद रखना एक स्टेप में हो रहा है, ये ट्रांजिशन स्टेट, इसका भी रोल आएगा अभी। देखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या होती है भाई, जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है, उतना ये जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, अपने पास के इलेक्ट्रॉन उसको दे देना, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज में होता है, ये तो काम करता है न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ही जल्दी अटैक करेगा, ठीक है भाई। न्यूक्लियोफाइल का भी तो आपके RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में रोल है ना भाई, जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल उतनी जल्दी अटैक करेगा और उतनी तेज रिएक्शन होगी आपकी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अब ये कैसे पता करोगे कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है सुनो, टेंशन मत लो, हल्का फुल्का समझ लो, और इस हल्के फुल्के से काम चल जाएगा आपका। किसी भी न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब किस पे डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफाइल दो टाइप के होते हैं, एक तो चार्ज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और एक न्यूट्रल। समझो, अगर मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करूं तो फर्स्ट किस पे डिपेंड करती है, चार्ज पे। देखो OH माइनस, ऐसे लिखो इसको, OH माइनस को HO, यहाँ पे 2 बॉन्ड, यहाँ पे और यहाँ पे 2 लोन पेयर, और ये माइनस चार्ज, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। देन इसके H2O, O के पास कितने हैं, ठीक है, 2 से इसने बना लिया, ये इसके कंपैरिजन में अच्छा है। ये देखो चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, तो फर्स्ट इफेक्ट किस चीज का पड़ रहा है, चार्ज। चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जिसके पास जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। इसका और एग्जांपल दूंगा आपको, तो जैसे देखो NH2 माइनस, ठीक है, ठीक है, ये H3 ये वाला आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेरिजन टू इसके। ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, बट ये वाले इससे तगड़े हैं। तो मैं क्या चेक करना चाह रहा हूं, चार्ज जो है, चार्ज का रोल, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रोड डेंसिटी, ठीक है। और एग्जांपल देखो इसका, तो जैसे देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CO माइनस, ठीक है, ये वाला आपके CH3 C डबल बॉन्ड O OH,
देखो इसके पास भी लोन पेयर, ठीक है, और इसके पास भी, ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल है और ये भी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? ये, ठीक है, एक तो ये होगा। दूसरा न्यूक्लियोफाइल इस पे डिपेंड करती है न्यूक्लियोफिलिसिटी किसी न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। समझ लो, बढ़िया चीज है। कंफ्यूज रहते हैं बहुत सारे बच्चे इसी में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ऐसे बोलने को छोटी सी बात है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? जिस भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ठीक है, वो नेगेटिव चार्ज को उतनी ही जल्दी अपने से दूर भेजना चाहेगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है। कैसे समझाऊं आपको? जैसे देखो पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, मैंने 4 एटम किए। अब देखना इनके ऊपर मैं चार्ज देने वाला हूं तो मेरे को बताना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा। मान लो CH2 माइनस, CH3 माइनस। अब ये NH2 माइनस, ठीक है, और OH, इसके पास भी लोन पेयर अब भी है माइनस, और ये फ्लोरीन माइनस। अब मेरे को ये बताओ इनमें से कौन सा जल्दी अपने नेगेटिव चार्ज को दूसरे को ढकेलना चाहेगा, कौन सा अच्छा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा? देखो ये कार्बन, कार्बन क्या सोचेगा कि देखो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे कम है, इसकी से ज्यादा, इसकी से ज्यादा, इसकी से ज्यादा, तो इसको कोई दिक्कत नहीं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये सहन कर जाएगा। बट कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं, ये क्या चाहेगा? जल्दी से कोई दे, तो ये उतना ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ये। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेना कि जिस जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, वो उतना ही, अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बेस से आने वाले न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो दूसरा आपकी आरडीएस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अगर थर्ड पॉइंट ले लूं मैं तो आ जाएगा आपका स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। अब आप बोलोगे सर ट्रांजिशन स्टेट का क्या स्टेबल होना है ना? देखो बिल्कुल एक मूवमेंट के लिए बन रही है वो, बट बन तो रही है। अगर वो स्टेबल होगी तो भी रिएक्शन की रेट आपकी तेज होगी। कैसे? वो स्टेबल कैसे हो सकती है? ट्रांजिशन स्टेट, यही थी ट्रांजिशन स्टेट भाई। यहां से आपका ये बॉन्ड टूट रहा था और यहां पे ये बॉन्ड बन रहा था, यही थी ट्रांजिशन स्टेट। अगर यहां पे आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा हो इस कार्बन के साथ, तो क्या ये जो स्टेट बन रही है थोड़ी स्टेबल होगी। कैसे भाई? ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसके ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज है, ओके। ये इससे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो इनके पास, दोनों के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप क्या करेगा? इनसे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्पर्स कर देगा इनके। इस वजह से आपकी ये स्टेज थोड़ी स्टेबल हो जाएगी, है ना। तो इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर भी आपकी आरडीएस रेट, SN2 की रेट डिपेंड करती है। एक एग्जांपल से समझो, जैसे देखो ACH3C डबल बॉन्ड O और CH2Cl, ठीक है। B है CH3Cl, C है CH3CH2Cl और D है CH3
CH3 और Cl। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ SN2 रिएक्शन की रेट सबसे ज्यादा किसमें होगी? देखो इसको छोड़ दो आप एक मिनट के लिए, इन तीनों में देखो, इसमें होगी, इसमें होगी या इसमें होगी? ये कौन सा है? मिथाइल, ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो SN2 की रेट कैसे चलती है? मिथाइल 1 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो सबसे तेज इसमें होगी क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, बी। उसके बाद इसमें, क्योंकि इससे तो कम है इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस, यहां से एक साइड, दो साइड हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक साइड मिथाइल ग्रुप, और फिर इसमें। ठीक है, अब यहां बताओ क्या यहां पे SN2 रिएक्शन होगी? हाँ। आप बोलोगे सर क्यों? देखो ये जो है आपका CH2, यहां से इसके दो साइड क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और ये आपका Cl2। ये यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और इस साइड से, भाई समझाऊं कैसे? चलो मान लो यहां से लगा लो, यहां से आपका OH अटैक करेगा। ठीक है, इसके स्टेबल होने का कारण क्या है? इसके पास ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरह। जैसे रजन, इसमें ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे, यहां चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये क्या करेगा? ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये यहां से खींचेगा, ये वापस यहां से खींचेगा, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से क्या हो जाएंगे? डिस्पर्स हो जाएंगे। इसलिए ये क्या है? इन सब से भी ज्यादा इसमें रेट ऑफ रिएक्शन SN2 तेज है। ठीक है, समझे? ये फैक्टर आपके स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर से ज्यादा डोमिनेंट है, समझो इस बात। अगर ट्रांजिशन स्टेट थोड़ी सी भी स्टेबल बन रही है किसी में, और बनेगी कैसे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगने से। अगर किसी में बन रही है तो वो फैक्टर इसलिए बनने वाला, स्टेबल होने वाला, आपके स्टेरिक हिंड्रेंस के फैक्टर के डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो आई बात समझ में SN2 रिएक्शन। चलो कुछ पॉइंट लिखते हैं और SN2 रिएक्शन को खत्म करते हैं। किस किस पे डिपेंड करती है इसकी रेट? नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और कुछ पॉइंट्स लिख लो। ठीक है, इसके जो आपने हमने अब तक पढ़े हैं, एक बार क्लियर हो जाएगा पूरा। फर्स्ट तो क्या है? फर्स्ट पॉइंट कि आपका सोलवेंट कैसा होना चाहिए? पोलर एप्रोटिक। ठीक है, पोलर का मतलब जिसमें पोल्स हो, एप्रोटिक का मतलब H नहीं होना चाहिए, H+, सॉरी, प्रोटॉन क्या होता है? H+। अब इसके अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, सोलवेंट, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट कौन कौन सा हो सकता है आपके पास? तो जैसे देख लो, रिएक्शन में आपको ये भी मिल सकते हैं। एक तो यहां लिख लो, फिर रब कर दूंगा मैं, एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका पोलर एप्रोटिक सोलवेंट का एग्जांपल है। और क्या हो सकते हैं? डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। ठीक है, ये भी मिल सकता है आपको, ऐसे DMSO भी लिख देगा डायरेक्ट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। या फिर हो सकता है डाइमिथाइल फॉर्माइड, मतलब ये CH3N CH3 C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, या आपको क्या मिल सकते हैं? ईथर, ईथर भी आपके पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, CH3O CH3। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, पोल बढ़ेंगे बट H+ डोनेट नहीं करेंगे। तो ये तो है आपका फर्स्ट पॉइंट, क्या कि सोलर SN2 रिएक्शन है तो सोलर सोलवेंट कैसा होगा? पोलर एप्रोटिक। ओके, नोट करो, ये रिएक्शंस में आते हैं। कर दो, सर्दी बढ़िया होगी यार। चलो देखो, सेकंड पॉइंट है रेट
स्टेरिक हिंड्रेंस, भाई स्टेरिक हिंड्रेंस का भी रोल है कि जितना स्टेरिक हिंड्रेंस है कम है उतना ही आपका रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन तेज है। अगर थर्ड पॉइंट पे आऊं तो क्या था कि ये अटैक कहां करता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, और अटैक कहां से होता है, अटैक फ्रॉम रियर साइड, और प्रोडक्ट क्या होता है, सिर्फ इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री की कोई बात ही नहीं। कैसे, देखो एक एग्जांपल से समझो। CH3 CH2, और यहां पे मान लो मैंने आपकी Cl को वेज से बना दिया क्लोरीन, और यहां पे मैंने क्या डाल दिया आपको सॉल्वेंट में, डी डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। ओके, और बेस है आपके पास मान लो KOH। ठीक है, तो रिएक्शन कौन सा होगा, कंडीशंस क्या बोल रही है कि रिएक्शन SN2 होगा। ओके, और प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, CH3 CH2, और जो जुड़ेगा उसको मैं वेज से जोड़ रहा हूं, OH। समझे वेज डैश की कहानी, भाई जिस साइड से जुड़ा हुआ था डैश का मतलब ये उसके अपोजिट जाके जुड़ा है, SN2 मैकेनिज्म का मतलब है ये। ठीक है, तो इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा सिर्फ आपके पास। और क्या पॉइंट हो सकते हैं आपके इस रिएक्शन के, फोर्थ पॉइंट, ये रिएक्शंस कैसी होती हैं, एक्सोथर्मिक। SN1 कैसी थी, SN1 भी एक्सोथर्मिक थी, इसलिए लो टेम्परेचर पे फेवर करेंगे, लो टेम्परेचर को फेवर करेंगे। ओके, 5। और क्या पॉइंट हो सकता है इसका, वही है कि न्यूक्लियोफाइल डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ओके, तो ये थी आपकी SN2 रिएक्शन की कहानी। ठीक है, करूँ अब, चलो अब आते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या, क्वेश्चंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन किस तरह से अरेंज होते हैं, और चलो इनके थ्रू आप ये भी समझ लेना कि आपने कितना पढ़ा है। ठीक है, एक पॉइंट और नोट कर लो यार, स्टार लगा के ही लेना इसको। जो ये अपने एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं और इनके साथ अगर डायरेक्ट मान लो आपका हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है, एराइल हैलाइड होते हैं इनको, कौन से कंपाउंड है ये, एराइल हैलाइड। इनमें SN1 SN2 मैकेनिज्म नहीं लगेगा आपका, SN1 SN2 से मैकेनिज्म से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। और ये बॉन्ड क्यों ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि इस बॉन्ड को रेजोनेंस मिल रहा है। ठीक है, इस कार्बन के साथ ये रेजोनेंस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच है, पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं इसको, कुछ समय के लिए डबल बॉन्ड इधर भी बन जाएगा। ठीक है, तो इसका रीजन यही है। और ये नोट कर लेना कि एराइल हैलाइड्स में SN1 और SN2 मैकेनिज्म रिएक्शन नहीं होते, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो एक, फर्स्ट क्वेश्चन, CH3Cl, और यहां पे मैंने लिख दिया बस NaOH। तो मेरे को बताओ यहां पे कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, SN1 या SN2? देखो मैंने सॉल्वेंट वगैरह कुछ नहीं दिया आपको, ये क्या है, प्योर 1 डिग्री,
एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। प्योर 1 डिग्री का मतलब कुछ नहीं है इसके पास, सिर्फ CH3। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो कंडीशंस चाहे इस पे मान लो, अब इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा CH3 मान लो OH, ठीक है, और प्लस Cl माइनस लिख देता हूं। रिएक्शन मैकेनिज्म होगा यहाँ पे SN2, समझे, SN2 की कंडीशंस क्या है, कंडीशंस है प्योर 1 डिग्री पे SN2 ही होगा, SN1 नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, याद रखना ये बात। प्योर 1 डिग्री पे OH3, रीजन क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है, OH अटैक कर देगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होने देगा इस बॉन्ड के टूटने से पहले ही। अगर आप बोलो सर हम CH3Cl पे सॉल्वेंट H2O लगा लेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, तो बोला सर आप बताओ कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो किया होगा इसने, हैं? अभी इसने SN2 ही फॉलो किया होगा। प्योर 1 डिग्री पे SN1 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी, और ये आपका OH अटैक करेगा और SN2 मैकेनिज्म ही होगा। एक क्वेश्चन और देखो, ये बताओ CH3 और Cl, यहां पे सॉल्वेंट आपके लिए मैं दे देता हूं, मान लो सॉल्वेंट कुछ भी हो, ये ले लो KOH, और प्रोडक्ट लिख देता हूं मैं आपके लिए CH3 और COH प्लस Cl माइनस। अब बताओ मेरे को कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, सोचो कौन सा अल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री, ओके। अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से आपका OH ग्रुप अटैक नहीं कर पाएगा, और क्या होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, SN1, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक, कौन सी निकाली है तो जल्दी नहीं हो रही। थर्ड, अगर मैं ये बोलता हूं आपको CH3 और मैंने ये वेज से जोड़ दिया आपका Cl, ठीक है। अब मेरे को बताओ यहां पे कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, नहीं बता सकते देखने से, क्यों, क्योंकि ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और 2 डिग्री में SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है। प्योर 1 डिग्री में प्योर मिथाइल कौन सा होगा, SN2। प्योर 3 डिग्री में SN1, ठीक है, नोट करें पर, और रीजन यही है स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। यहां पे आपको कंडीशंस देखनी पड़ेगी। कंडीशंस मतलब सॉल्वेंट क्या दे रखा है उसने, मान लो सॉल्वेंट दे रखा है DMSO, डाई मिथाइल सल्फाइड सल्फो ऑक्साइड, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट दे रहा है, ठीक है, और इसने दे दिया आपको NaOH, ठीक है। तो अब SN मैकेनिज्म क्या है आपका, SN2, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट दे दिया वो SN2 का प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 और इसको किससे शो करूं मैं, अगर ये वेज से लगा हुआ है तो SN2 रिएक्शन में ये बेस से, ओके। अब देखो अगर उसने कंडीशन ऐसी दे रखी है, आपको सॉल्वेंट दे दिया उसने, मान लो CH3C डबल बॉन्ड OH, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। अब और बेस दे दिया इसको आपको NaOH। अब क्या करोगे, कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, SN1, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और प्रोडक्ट कौन से बनेंगे आपके पास, दो बन सकते हैं, एक रिटेंशन का और एक इन्वर्जन का। रेशमिक मिक्सचर, रेशमिक तो जब होगा तभी कायरल कार्बन होगा,
बट प्रोडक्ट तो दो बन सकते हैं ना अभी। एक तो ये बन सकता है आपके पास CH3CH, एक तो वेज से ही बन जुड़ जाएगा ये आपका OH, ठीक है। और एक ये CH3CH3OH। डिफरेंस समझ में आया? इसमें OH उसी साइड जुड़ा हुआ है। ये कौन सा प्रोडक्ट है? रिटेंशन प्रोडक्ट। ये कौन सा प्रोडक्ट है? इन्वर्जन प्रोडक्ट। ओके, समझ गए? चलो अब एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा और डीप चलते हैं। क्वेश्चन से ही चैप्टर आपके क्लियर हो जाएगा। तो क्या हो गया यार, कौन सी इंक है ये? चेंज करनी पड़ेगी भाई। 4 नंबर देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2Cl, ठीक है। अब बताओ मेरे को, यहां पे रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगा? यहां पे दो हो सकते हैं, सुनो मेरी बात को। ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है? 1 डिग्री, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहां पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहां पे आपको क्या मिल जाएगा? रेजोनेंस, पाई सिग्मा रेजोनेंस। ये यहां से कार्बोकैटायन बनेगा तो यहां पे प्लस चार्ज आएगा, पाई सिग्मा वैलेंट ऑर्बिटल, अच्छा रेजोनेंस बन जाएगा और आपका कार्बोकैटायन स्टेबल बन जाएगा। अगर कार्बोकैटायन स्टेबल बन जाएगा तो SN1 मैकेनिज्म लग जाएगा। बट अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा वो सोलवेंट क्या दे रहा है। मान लो उसने सोलवेंट दे दिया CH3O C2H5, क्या है ये? ईथर। ईथर क्या होते हैं? सोलवेंट, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। ओके, तो अब कौन सा मैकेनिज्म होगा यहाँ पे? SN2। क्या यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म हो सकता है? हो सकता है, क्या नहीं होगा? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, स्टेरिक इंडेक्स कम है, तो SN2 में प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास? CH2 डबल बॉन्ड CH। मान लो ये क्लोरीन में वेज से लगा दूं यहां पे, तो यहां से OH किस पे लग जाएगा आपका? CH2OH डैश से लग जाएगा। दिख तो रहा है? थोड़ा डैश नहीं दिख रहा है। चलो लो, ओके। तो इस तरह के विनाइल, कौन सा कार्बोकैटायन बन गए? विनाइल कार्बोकैटायन, याद है? हाँ, चलो अब मेरे को ये बताओ, क्या यहां पे वो तो छोड़ो, कौन सा होगा? मान लो मैंने KCl ले लिया। अब मेरे को ये बताओ, क्या यहां पे आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा? होगा। ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, मैंने कोई सर्कल नहीं बनाया इसके बीच में, ये सिंपल साइक्लिक कंपाउंड है आपका, ठीक है। तो यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अब ये बताओ मेरे को, SN1 होगा या SN2 होगा? अब सोलवेंट देखो, कौन सा सोलवेंट है? पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक है तो मान लो मैं ये Cl यहां पे बना रहा हूं आपका, अब की बात डैश से बनाते हैं यहां पे, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये वेज Cl। ओके, आगे बात समझ में? ठीक, ये तो थे तो बेसिक क्वेश्चन, समझ गए? ध्यान देंगे आप, इंपॉर्टेंट चीजें रन कर रहा हूं। अभी चलो एक बढ़िया क्वेश्चन जो आया हुआ है आपका IIT 2008, कुछ इसी तरह मैकेनिज्म। उससे पहले मैकेनिज्म का क्वेश्चन और कर लो, जिसमें आपको ये बताना है मेरे को कि मैकेनिज्म कौन सा है, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपका बढ़िया क्वेश्चन है, और ये है कि इसने आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ये क्या है? CH3C C2H5 और C3H7 कार्बन, ओके। और यहाँ पे दे रहा है वो Cl
उसने एरो लिखा हुआ है NaOH aqueous और प्रोडक्ट क्या दे रहा है वो CH3 C2H5 C3H7 और OH, ठीक है। और क्वेश्चन दे रहा है आपको द प्रोडक्ट obtained will be, और ए ऑप्शन में दे रहा है डी फॉर्म, बी ऑप्शन में दे रहा है एल फॉर्म, सी में दे रहा है रेसमिक मिक्सचर मेनली, और डी ऑप्शन दे रहा है आपको ये नन ऑफ दीज, ठीक है। आप करोगे वीडियो पॉज करो, ट्राई करो खुद से। करूं? चलो देखो कौन सा कार्बन आपका 3 डिग्री, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, और यहाँ पे कोई कंडीशन दे नहीं रखी इसने, अगर दे रखी हो तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, SN1, ओके। SN1 रिएक्शन का प्रोडक्ट है, SN1 में होगा तो अपने पास SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है और प्रोडक्ट रेसमिक मिक्सचर हो जाएगा, क्योंकि देखो ये कायरल कार्बन है आपका, कायरल कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हो, तो ये कार्बन कायरल कार्बन है, तो प्रोडक्ट रेसमिक मिक्सचर बनेगा, बनेगा कैसे, ये देखो एक बार तो ये रिटेंशन का प्रोडक्ट बना दिया इसने, और इसमें किस तरह का प्रोडक्ट बन सकता है, ये बन सकता है OHC C2H5, सिंपल सा क्वेश्चन है बट लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, ये बनेंगे क्या, ये इसकी मिरर इमेज है, ठीक है। तो ये क्या है, नेंसियोमर्स रेसमिक मिक्सचर है कि नहीं, है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रेसमिक मिक्सचर ओनली, ब्लैक क्वेश्चन था मतलब, ओके टेंशन मत लो, ये इंक कब चेंज हो जाएगी अच्छा व्यवहार नहीं कर लिया हमारे साथ, बहुत फोर्स लगाना पड़ रहा है इसको रद्द करने के लिए, ठीक है। अब देखो आप एक IIT 2008 का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है ये आपको दे रहा है ये वाला, CH3, यहाँ पे दे रहा है Br, यहाँ पे दे रहा है फ्लोरीन, और यहाँ पे NO2, ठीक है। अब देखो NaSPH, ये है आपका क्या बेस, न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो, और इसने आपको सॉल्वेंट भी दे दिया DMF से क्या पता चल रहा है, कौन सी रिएक्शन हो रही है, डाइथाइल फॉर्माइड SN2 पोलर एटोटिक, मैं लिख देता हूँ आपकी पोलर एटोटिक, याद रखना है सॉल्वेंट, और ऑप्शन में दे रहा है आपके पास प्रोडक्ट, ठीक है। और ये इसने बात सुनो वेज से लगा रखा है, ठीक है, इस Br को इसने वेज से लगा रखा है, और प्रोडक्ट दे रहा है आपको आंसर में A B C और D, ए में दे रहा है CH3 और यहाँ पे जोड़ रहा है ये SPH, यहाँ पे भी जोड़ रहा है SPH, और यहाँ पे NO2 है, ठीक है। बी ऑप्शन में दे रहा है आपको ये CH3, यहाँ पे वेज से जोड़ रहा है ये SPH, और वेज से ही जोड़ रहा है SPH। सी ऑप्शन दे रहा है आपको ये CH3, और यहाँ से डैश से जोड़ रहा है ये SPH, और यहाँ पे फ्लोरीन NO2 ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे NO2 तो है, NO2 कुछ नहीं है, और डी ऑप्शन दे रहा है आपको ये CH3, यहाँ पे वेज से जोड़ रहा है SPH, और यहाँ पे फ्लोरीन। IIT 2008, चलो कर दिखाओ, गुड सास, आपकी सावधानी के लिए बता दो, ये ऐसे ब्रेक होगा, ठीक है। चलो अब करो 1 2 3 4 5, चलो मैं कर रहा हूं, देखो ये ऑप्शन में क्या कर रहा है, ये इस फ्लोरीन से और इस फ्लोरीन पे दोनों पे इसको जोड़ रहा है, क्या ये होगा, नहीं, क्योंकि ये वाले फ्लोरीन पे SN2 नहीं होगा मैकेनिज्म, इसमें भी वही कर रहा है, यहां भी नहीं होगा, ये है
इसका प्रोडक्ट अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो यही बनेगा। क्यों? ये देखो वैज से जुड़ा हुआ है Br, भाई इस फ्लोरीन पे तो ये SN2 मैकेनिज्म काम ही नहीं करेगा, यहाँ पे जुड़ेगा ये आपका बेस न्यूक्लियोफाइल, सॉरी, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ेगा, तो यहाँ पे ये वैज से जुड़ा हुआ है तो इसके अपोजिट साइड से जुड़ेगा, दूसरी साइड से अटैक करता है ना SN2 में, तो डैश से जुड़ेगा और ये फ्लोरीन नहीं देगा। तो ये ऑप्शन आपका सी है। ये गलत है, क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे ये वेज से ही जोड़ दिया, भाई जिस साइड Br जुड़ा उस साइड तो जुड़ेगा। तो ये था हमारा टॉपिक SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और आई होप आपको SN1 SN2 का डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा, और इन दोनों रिएक्शंस में कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अभी आपको एक बार और अच्छे से पढ़ लेना है ना, बढ़िया। तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।